नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। नॉन स्टॉप न्यूज हेडलाइंस में 5 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बिहार में चुनाव आयोग से अनुरोध। कहा, कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव के लिए तैयार नहीं है बिहार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी ने भी बिहार में उठा दी है मांग। कहा, महामारी का कोई खतरा नहीं है तो परंपरागत तरीके से बैलेट पेपर से यहाँ पर हो चुनाव। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से बिहार का, जहां पर एनडीए में जबरदस्त फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। सिर्फ नीतीश की ही नहीं चलेगी, चिराग पासवान ने रखी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग। जी हां दोस्तों, तो यहां पर एनडीए में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हर एक खबर आपके लिए जाननी जरूरी है, अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। कांग्रेस का चुनाव आयोग से अनुरोध। कहा, कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव को तैयार नहीं बिहार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजे सुझावों में मौजूदा परिस्थिति में चुनाव टालने का अनुरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसे होना ही चाहिए, मगर बिहार अभी बाढ़ और कोरोना की दो तरफा मार झेल रहा है। ऐसे हालात में जनता की जान जोखिम में डालकर चुनाव कराना उचित नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राज्य में करीब 10 लाख जांच हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 पार कर चुका है। अक्टूबर-नवंबर तक संक्रमितों की संख्या तकरीबन 10 लाख होगी। डॉक्टर झा ने लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक भी उस वक्त कोरोना संक्रमण चरम पर होगा। उन्होंने लिखा है कि पहले से ही बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हैं। चुनाव घोषित होते ही पूरी सरकारी मशीनरी उसमें जुट जाएगी। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में संक्रमण से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक कोई जगह बची नहीं है। इन हालात में आयोग सभी दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर मुहैया कराते हुए हर मतदाता की संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। अंत में लिखा है कि कांग्रेस चुनाव की विरोधी नहीं है, लेकिन जनता की सुरक्षा को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए टाला जाना चाहिए। चुनाव आयोग का फरमान, तय समय पर ही बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में आरजेडी की मांग, महामारी का खतरा नहीं तो परंपरागत तरीके से हो चुनाव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर बिहार में कोविड-19 महामारी का खतरा खत्म हो गया है और विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है, तो फिर चुनाव आयोग का परंपरागत तरीके से चुनाव करवाने चाहिए। आरजेडी ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के द्वारा जो वर्चुअल रैली का आयोजन करवाया जा रहा है, उस पर चुनाव आयोग को तुरंत बैन लगाना चाहिए और परंपरागत तरीके से चुनाव करवाया जाना चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक दलों को बराबर का मौका मिले। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, आरजेडी समेत सभी विपक्षी दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी महामारी के दौरान बिहार में चुनाव कराने को लेकर सवाल खड़े किए थे और इसे टालने की बात कही थी। अब अगर चुनाव आयोग को लगता है कि महामारी का खतरा कम हो गया है और चुनाव करवाए जा सकते हैं, तो फिर परंपरागत तरीके से बिहार में चुनाव होने चाहिए। बिहार में समय पर चुनाव करवाने के चुनाव आयोग के फैसले को लेकर आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार की पूरी मशीनरी अगले कुछ महीनों के दौरान चुनाव करवाने में अब व्यस्त हो जाएगी, तो महामारी से कैसे लड़ा जाएगा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव आयोग के समय पर बिहार में चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जेडीयू ने आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए बिहार में चुनाव टालने की वकालत कर रही है। जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में समय पर चुनाव हो
होगा और महामारी के खतरे को देखते हुए उसके लिए वह सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। आरजेडी जानती है कि चुनाव में उसका क्या हश्र होने वाला है, इसी वजह से वह चुनाव टालना चाहती है, मगर अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद पार्टी को चुनाव में आना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में समय पर चुनाव कराने का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, बिहार में जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। यह चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है कि बिहार में चुनाव कब और कैसे कराने हैं। किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सिर्फ नीतीश की नहीं चलेगी, चिराग पासवान ने रखी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने कहा कि 7 निश्चय एनडीए के एजेंडा नहीं है, बिहार में उसी एजेंडे पर सरकार चलेगी जिस पर सब सहमत हों। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। चिराग ने कहा कि देश भर में जहां भी गठबंधन की सरकार चल रही है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही चल रही है। जाहिर है चिराग के इस बयान के बाद एनडीए के भीतर एक बार फिर टकराव बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन में नीतीश कुमार उनकी अनदेखी कर रहे हैं और इसी कारण अब उन्होंने मांग उठाई है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि उसके अनुसार बिहार में काम हो। गौरतलब है कि चिराग लोजपा के जब से अध्यक्ष बने उसके बाद से ही लगातार बिहार सवाल पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सवालों की बौछार तब से शुरू है जब बिहार भर की यात्रा पर निकले थे। पहले शिक्षा बहाली के मामला उठाते हुए सरकार को घेरा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने के नाम पर चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री आमने सामने हो गए थे। चिराग ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार सरकार लोगों को राशन कार्ड बनाने में सक्षम नहीं हो रही है। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है। चिराग ने अपने तल्ख तेवर सोमवार को दिखाए थे जब उन्होंने यह कहा था कि बिहार में एनडीए या ऐसी किसी गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें लोजपा शामिल होगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनेगी और चलेगी। यही नहीं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। बहरहाल इसी बीच चिराग द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों पर जेडीयू ने नाराजगी जाहिर करते हुए बेमानी बताया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं उसी पर सहयोगी दलों द्वारा सवाल उठाया बेमानी है। सहयोगी दलों से अपेक्षा है कि सहयोग की ही भूमिका में रहें। नीतीश कुमार ने कभी अपने सहयोगियों को निराश नहीं किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सभी सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भीम आर्मी प्रमुख सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी पार्टी सभी सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी भूमिका अहम होने वाली है। वहीं आजाद ने बिहार टीम की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जौहर आजाद, प्रदेश प्रभारी रूप में सैयद मसीह उद्दीन, मनोज कुमार भारती, अमर ज्योति जी का भी निर्वाचन किया गया है। इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपने आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही पूरे बिहार में दौरा कर जिला एवं प्रखंड स्तर की समिति बनाई जाएगी। आजाद समाज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी के समर्थन से सांप्रदायिक शक्तियों को जबरदस्त शिकस्त देने की तैयारी में है। हमारा विशेष फोकस युवाओं पर रहेगा क्योंकि कोरोना, बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था और महंगाई की मार सबसे ज्यादा यही झेल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी संकट के पटाक्षेप पर बोले सुरजेवाला, बीजेपी को मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान के सियासी संकट के पटाक्षेप के बाद मंगलवार को कहा कि अब सभी नेता और विधायक कुड़वाहट भूलकर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि सरकार गिराने का प्रयास कर रही बीजेपी को करारा जवाब मिला है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम के पटाक्षेप पर 8 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई। राहुल गांधी की दूरदृष्टि व सबको साथ लेकर चलने का संकल्प और प्रियंका गांधी का सहयोग रंग लाया। अशोक गहलोत की परिपक्वता और सचिन पायलट के
आत्मविश्वास व निष्ठा ने हल निकाला। सुरजेवाला ने कहा, ये राजस्थान के तरक्की पथ पर चलने की जीत है। ये भाजपा को करारा जवाब है, जो अल्पमत में होकर व जनता से दरकिनार किए जाने के बावजूद सरकार बनाने के सपने देख रहे थे। ये वही हैं जो सब हथकंडे अपनाने के बाद भी भाजपा विधायक दल की बैठक तक नहीं बुला पाए व आखिर में बाड़ेबंदी करनी पड़ी। उन्होंने कहा, अब सब गिले शिकवे और कड़वाहट भुला सभी विधायक व कांग्रेस के साथी शक्तिशाली, शांतिप्रिय व तरक्की पसंद राजस्थान के लिए काम करेंगे। यही वीरभूमि राजस्थान का ध्येय व कर्म है। इससे पहले सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी पर सुरजेवाला ने स्वागत करते हुए कहा, राहुल गांधी जी के खुद हस्तक्षेप करने के बाद राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक संकट सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ गया है। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस में एकजुटता और कांग्रेस विधायकों की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे भाजपा के जाल में नहीं फंसे। गौरतलब है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की मुलाकात के बाद राजस्थान का सियासी संकट खत्म हो गया। पायलट और उनके समर्थक विधायकों के मुद्दे के समाधान के लिए पार्टी ने 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में खौफ, अब तक बीजेपी के 40 नेता दे चुके इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले से बीजेपी के 6 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कश्मीर में पिछले 1 सप्ताह में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलाकर 40 इस्तीफे हो चुके हैं। कश्मीर में सरपंचों और पंचायत सदस्यों सहित पार्टी नेताओं पर हाल ही के दिनों हुए हमले के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भयभीत हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले, मैं कांग्रेस वर्कर हूं, पार्टी जो बोलेगी वो करूंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान सियासी संकट ने अब नया मोड़ ले लिया है। राहुल गांधी से मिलने के बाद सचिन पायलट के सुर अब बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कांग्रेस वर्कर हूं और पार्टी जो बोलेगी वही करूंगा। मैंने नहीं की कोई डिमांड। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने पार्टी से कोई डिमांड नहीं की है। मैं एक MLA हूं और कांग्रेस वर्कर भी हूं। पार्टी जो बोलेगी वही करूंगा। बता दें कि राहुल गांधी से मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट फिर से उप मुख्यमंत्री के पद पर वापस लौट आएंगे। बहुत दुखी हूं। सचिन पायलट ने कहा कि इस बीच जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे काफी दुखी हूं। पॉलिटिक्स में एक अनुशासन जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि अब जाति दुश्मनी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दों और नीति के आधार पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के खिलाफ ना कुछ बोला और ना ही कुछ किया। कुछ लोगों ने कई अफवाहें उड़ाई और कई सवाल भी खड़े किए, लेकिन हम उसी बात पर अड़े रहे जो हमने 30 दिन पहले शुरू किया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव, 100% कांग्रेसी चाहते हैं फिर बने अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस का संकट दूर करने में राहुल गांधी को मिली कामयाबी के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की कमान सौंपने के सुर फिर उठने लगे हैं। पार्टी ने कहा है कि केवल गांधी होने के नाते नहीं, बल्कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मुखर नेता के तौर पर सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव है? कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसका पार्टी की नीतियों व विचारधारा में विश्वास है, वे सब चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। बकौल सुरजेवाला 100% कांग्रेस जन और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष देखना चाहते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। सुरजेवाला ने कहा कि बेशक पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस जनों की यह आम भावना है, मगर इसका अंतिम निर्णय कांग्रेस कार्य समिति, पार्टी और राहुल गांधी उचित समय पर लेंगे। 2019 के चुनाव के बाद राहुल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। नए अध्यक्ष के चुनावी की संभावना के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि भविष्य में क्या होगा इसके बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी इस बारे में उचित समय पर फैसला करेगी। सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को ही पूरा हो गया था। इस बीच सोनिया की सेहत की चुनौतियों की वजह से कांग्रेस के अंदर फुल टाइम नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चौतरफा आवाज उठाई जा रही है। राहुल दोबारा अध्यक्ष बनने के मसले पर अनिर्णय की स्थिति में है और नेतृत्व की यह दुविधा पार्टी नेताओं को परेशान कर रही है। ऐसे में शशि थरूर सरीखे नेता लगातार पूर्णकालिक नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की आवाज भी उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गद्दार है BSNL कर्मी, निजीकरण के बाद 88,000 से अधिक की छिनेगी नौकरी, बोले बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को उन्होंने गद्दार कहा है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के कर्मचारी नामी कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद BSNL से 88,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हेगड़े ने यह बयान 10 अगस्त को उत्तर कन्नड़ा संसदीय क्षेत्र स्थित
स्थित कुमता में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल देश पर धब्बा है, क्योंकि पैसा, बुनियादी ढांचा और बाजार मुहैया कराने के बाद भी टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी काम करने से मना कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। बता दें कि हेगड़े का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में उन्होंने महात्मा गांधी के को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को ड्रामा बताया था। इसके अलावा 2018 में भी उन्होंने संविधान संशोधन कर प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात भी कही थी। मामला तूल पकड़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस, बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ मुंबई में लिखित शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में फिर एक नया मोड़ आ गया है। इस बार महाराष्ट्र की करनी सेना के कुछ लोगों ने मुंबई के बांद्रा थाने में बिहार पुलिस के 5 अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। करनी सेना का आरोप है कि बिहार पुलिस का कार्यक्षेत्र नहीं रहने के बावजूद यहां तक एसआईटी पहुंच गई। ऐसा करने से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। महाराष्ट्र की करनी सेना की ओर से इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई। दूसरी ओर इस नए मामले के सामने आने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यह माना जा रहा है कि यह सब कुछ मुंबई में बैठे सियासी और पुलिस महकमे के लोगों के इशारे पर हो रहा है। मामूली लोकप्रियता के लिए की शिकायत। महाराष्ट्र की करनी सेना के पटना पुलिस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करने को लेकर पटना में लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया है। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल सिंह राजपूत ने कहा कि यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जानबूझकर पटना पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर वहां पटना पुलिस के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई तो यहां भी मुंबई के पुलिस अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी जाएगी। नजर रख रहे पुलिस के बड़े अधिकारी। बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी महाराष्ट्र में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इस ऑनलाइन शिकायत के बाद आगे महाराष्ट्र पुलिस के अफसर क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। हालांकि लिखित शिकायत तथ्यहीन है। पटना पुलिस नियम कानून के तहत मुंबई में इस मामले की जांच करने गई थी। सुशांत के घर रखा लाल रंग का बैग आखिरकार था किसका? उस वक्त वहां एक लाल रंग का बैग रखा था। सुशांत के एक करीबी मित्र अंकित ने इस बात का खुलासा किया कि लाल रंग का बैग मुंबई पुलिस ने बरामद किया था, जबकि सुशांत लेदर के बैग का इस्तेमाल करते थे। उनके पास लाल रंग का कोई भी बैग नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह लाल रंग का बैग सुशांत के घर में कहां से आया? अगर वह बैग सुशांत का नहीं था तो किसका था? गौरतलब है कि इससे पहले पटना पुलिस की टीम ने जब मुंबई पुलिस से घटना के बाद बरामद सामान की सूची मांगी थी तो वहां के अफसरों ने ये सारी जानकारियां एसआईटी को देने से इनकार कर दिया था। इससे यह पता नहीं चल सका कि घटनास्थल के पास से कुछ बरामद हुआ था या नहीं। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या सुशांत की मौत से एक दिन पहले कोई उनसे मिलने आया था? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।